नमस्कार। दिवाली के इस मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं खास शो और उम्मीद करते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके पोर्टफोलियो को मुनाफे से भर दें। आपको इस साल बहुत कमाई हो। और बाजार पर करना क्या चाहिए? बाजार पर तो एकदम से हायर एंड पे मुनाफा वसूली शुरू हुई है दिवाली से पहले। लेकिन अभी क्या अप्रोच रखनी चाहिए इंडियन मार्केट्स पे? कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स अगर गिरावट में खरीदें तो फिर वो बेहतर रिटर्न दे सकते हैं? इस पे हम अलग अलग जानकारों की रख रहे हैं आपके सामने। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बालिगा जी मौजूद हैं। अमरीश जी नमस्कार, स्वागत है आपका नमस्कार। बिस्तर पे सर। दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार Raj ji, and wishing you and all your colleagues as well as all your viewers a very happy Diwali. सर लेकिन बाजार तो थोड़ा डर गया, नर्वस हो गया दिवाली से पहले। इतनी हाँ, जोर की गिरावट क्यों आई बाजार पे? और बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे, सब कुछ मूड माहौल बहुत अच्छा था। एग्जैक्टली। इन्फ्लोज भी बहुत तगड़े देखने को मिल रहे थे, एफआईआई भी रूठ गए और बाजार भी करेक्ट हो गया। तो ये अचानक से क्या हो गया? नहीं देखिए, आई थिंक दिस वाज वेटिंग टू हैपन, क्योंकि लास्ट कई महीनों से मैं भी बोलते आ रहा हूँ, और अभी रिसेंटली दूसरे एक्सपर्ट्स भी बोल रहे थे कि द मार्केट्स हैव बिकम वेरी एक्सपेंसिव। पर एक्सपेंसिव मार्केट्स और भी एक्सपेंसिव हो सकते हैं, ये हमने देखा है लास्ट करीब एक डेढ़ साल में। अभी इनफैक्ट क्या हुआ इन द लास्ट, स्पेशली द लास्ट मंथ मंथ एंड हाफ, जो जो मैक्रो नंबर्स आ रहे थे, वो थोड़े ढीले पड़ गए थे। इन द सेंस वी हैव सीन दैट द ग्रोथ इज स्लोइंग डाउन। आप जीडीपी नंबर्स देखें, दैट द जीडीपी जो रिवाइज्ड आंकड़े आ रहे हैं, दैट इज लोअर। I mean, if you're looking at the various other sort of macro numbers, जो industrial production देखते हैं, there it has come down. Automotive sales slow हो रहे हैं. We have seen a lot of inventory build up. जो 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 PMI डेटा आता है, विच इज एन एडवांस इंडिकेटर, वहां भी हम लोग देख रहे हैं कि PMI इंडिकेटर थोड़ा स्लो हो रहा है, ऑल्दो अभी भी काफी पॉजिटिव है, बट इट इज स्लोइंग डाउन। तो because of all this, and I think the most important is the geopolitical issues जो काफी बढ़ गए in the recent past, and also the China factor. I think that was the major thing in the last 2 to 3 weeks कि China, which was not performing, वहाँ पे थोड़ा बहुत स्टिमुलस दिया है। I mean, it is still expected कि more stimulus will come, और उसके कारण we are seeing a lot of FII flows flowing out of India and possibly getting into China. तो ये सब एक साथ आ गया करीब इन द लास्ट 3 to 4 वीक्स। उसके कारण हम लोग देखा कि द मार्केट स्टार्टेड करेक्टिंग। और जो पहले का व्यू था ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स, विच इज ह्यूज ब्लॉक, अभी लास्ट 3 4 सालों में जितना बड़ा ब्लॉक बन चुका है रिटेल इन्वेस्टर्स, और उनके हिसाब से ये मार्केट चल रहा था बिकॉज लिक्विडिटी लेके आ रहे थे, लिक्विडिटी आ रहा था तो मार्केट ऊपर जा रहा था। सो इट वॉज इन अ विशियस, आई मीन इट वॉज इन अ वर्चुअस साइकिल एज फार एज द बुल मार्केट वॉज कंसर्न। क्योंकि लिक्विडिटी आ रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था, बिकॉज ऑफ विच अगेन लिक्विडिटी आ रहा था। दैट साइकिल गॉट ब्रोकन, क्योंकि जो पहले ये लोग सोच रहे थे कि एनी फॉल इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, डिस्काउंट सेल चल रहा है, ले लो और मार्केट ऊपर जाएगा। इट वॉज प्रूवन ट्रू फॉर द लास्ट पॉसिबली 2 2.5 years, 3 years। पर अभी ये, आई मीन, दिस इज बीइंग प्रूवन रॉन्ग, क्योंकि एवरी एक्स्ट्रा रुपी जो रिटेल इन्वेस्टर्स अभी डाल रहे थे, वो लोग देख रहे हैं कि उसमें लॉस हो रहा है। और नॉर्मली क्या होता है कि दिस इज नॉर्मल इन्वेस्टर साइकोलॉजी कि आई मीन एवरी एक्स्ट्रा मनी विच यू पुट इन, यदि लॉस हो रहा है तो आप रुक जाते हो, यदि प्रॉफिट होता है तो आप डालते हो एक्स्ट्रा। वही हो रहा था लास्ट 3 साल में। पर अभी आस्ते आस्ते इन लोग लिक्विडिटी कम कर रहे हैं, और इस मार्केट में लिक्विडिटी आई थिंक वाज, आई मीन, इज ऑलवेज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट्स टू गो अप। और तो लिक्विडिटी कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली मार्केट्स गिरने शुरू होंगे। और जब भी गिरता है एट एवरी लेवल, कोई ना कोई हर्ट हो जाता है, क्योंकि उनको लॉसेस होते हैं पोर्टफोलियो में, वो और भी उनका इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं। तो राइट नाउ आई थिंक वी आर गेटिंग इनटू दैट विशियस साइकिल, लोअर लिक्विडिटी, मार्केट कमिंग डाउन, बिकॉज ऑफ विच अगेन लोअर लिक्विडिटी। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत महीने कंटिन्यू करेगा। दिस इज नॉट अ 1 or 2 day or 1 or 2 week phenomena. I think it can run for some time, at least in the medium term. ये तो मेरा अगला सवाल था कि ये दुख दर्द कितना रहेगा। अभी आपने बोला थोड़ा और रह सकता है थोड़े समय के लिए, लेकिन सर लोगों को ना इतनी आदत नहीं है ये गिरावट वाली। लोगों को फटाफट पैसा छापने की आदत पड़ गई है, लत पड़ गई है इंडियन स्टॉक मार्केट पे। Absolutely.
कॉन्फिडेंस तो इतना स्काई रॉकेट हाई कि नहीं, जब गिर रहा है तो वो वापस आ ही जाएगा, ऐसे वाला कॉन्फिडेंस है। लेकिन ये जो गिरावट आई ना, इसने थोड़ा समय भी ज्यादा ले लिया अभी रीसेंट करेक्शन ने। और ऊपर से जो एच एन आईज होते हैं उनका भी कॉन्फिडेंस थोड़ा हिलता देखा हमने मार्केट पे लास्ट लेग ऑफ सेलिंग में। तो इस हफ्ते निचले थोड़ा थोड़ा संभल रहे हैं हम। लेकिन अभी आप क्या मानते हैं, क्या ये मौका खरीदारी का है इस डिप में, या फिर अभी थोड़ा रुकें और भी बहुत बेहतर मौके मिलते हुए नजर आएंगे? क्योंकि चढ़ते हुए मार्केट को तो सब खरीदते हैं, गिरते हुए को कोई देखता नहीं, और असली अपॉर्चुनिटी तो गिरते बाजार में मिलेगी। एब्सोल्युटली। देखिए, इनफैक्ट लास्ट कई महीनों से मैं ये बोलते आ रहा हूँ कि एटलीस्ट गेट इनटू कैश। और मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो करीब 40% कैश में हैं। और मैंने भी काफी बार ये भी बताया कि आई एम क्लोज टू अबाउट 50% इन कैश। तो जिनके पास इतना लिक्विडिटी है, आई मीन दोज पीपल आई थिंक शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग जब जब भी इस टाइप का डिप आता है। क्योंकि ये बोलना काफी मुश्किल है कि बॉटम कहाँ पे हो सकता है। जैसे कि हम लोग ने आई थिंक वी कुडंट इवन से एग्जैक्टली विच इज द टॉप। क्योंकि 23-24 थाउजेंड में बोल रहे थे शायद यहाँ पे टॉप हो रहा है, उसके बाद 25 देखा है, 26 देखा है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि बॉटम कहाँ पे है। इट इज वेरी वेरी मच पॉसिबल दैट वी कैन सी अ बॉटम ऑफ 22,000, 21,000, यू नेवर नो। पर इस लेवल पे जो भी स्टॉक्स आपको लगता है कि इट इज अ गुड लेवल, इन द सेंस फंडामेंटली वैल्यूएशन वाइज ठीक है, तो इस लेवल पे शायद थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहिए यदि आपके पास काफी लिक्विडिटी है। यदि आपके पोर्टफोलियो में केवल 10% का लिक्विडिटी है, देन आई वुड से पॉसिबली वेट फॉर अ व्हाइल, वेट फॉर मोर डिप्स। इस लेवल पे डोंट टेक दैट रिस्क। पर यदि 40-50% का लिक्विडिटी है, देन आई थिंक एट दीज लेवल्स यू शुड इन्वेस्ट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। टू अ सर्टेन एक्सटेंट इन द सेंस मैं बोलूंगा शायद लाइक 2 to 3% ऑफ योर कैश यू शुड बी इन्वेस्टिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि इस टाइप के डिप के बाद वी कैन एक्चुअली सी सम सॉर्ट ऑफ बाउंस बैक। जैसे कि 150-200 पॉइंट्स, इवन 400 पॉइंट्स ऑन द निफ्टी बाउंस बैक देख सकते हैं। सो इफ यू हैव बॉट एट दोज डिप्स, यू कैन पॉसिबली अगेन एग्जिट ऑन दैट रैली। एट लीस्ट यू कैन मेक सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रेडिंग इनकम। और यदि बाउंस बैक आता नहीं है, markets continue to dip, and you still have confidence in the stocks जो आपने लिया है, then I think it's again a buying opportunity at lower levels। क्योंकि आपके पास काफी लिक्विडिटी पड़ा है। आई मीन कीप यूटिलाइजिंग दैट लिक्विडिटी एट एवरी लोअर लेवल। ये तो उन लोगों की बात हुई जो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट एक्सपोजर लेते हैं, उनकी बात हुई। जो म्यूचुअल फंड्स में करते चले जा रहे हैं इस उम्मीद में कि उनकी एसआईपी तो बहुत बढ़िया चल रही है, तो उनको भी तो झटका लगा है इस बार बहुत तगड़ा। कह रहे थे यार इतना देखिए, बड़ा भारी भरकम पोर्टफोलियो बन गया, उसमें से बताओ 15% अगर आप ना एकदम से नीचे देखते हो ना, तो वैसी सोच में पड़ जाता है कि यार एसआईपी करें या ना करें, क्या होगा। अभी आ, उनको क्या करना चाहिए? देखिए देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स का एक ही इश्यू है, एंड स्पेशली जो लास्ट 3-4 साल में एंटर किए है मार्केट, उनका जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, मल्टी बैगर्स होते हैं, दैट हैपेंस ऑन अ लोअर डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल, उन लोग शुरू करते हैं 1 लाख 2 लाख इन्वेस्ट करके शुरू करते हैं। वहां पे इवन यदि 3 बैगर बनता है, तो उनका 1 या 2 लाख बन जाता है 3 या 6 लाख। पर जब उनका लॉसेस आते हैं, तब उनका पोर्टफोलियो बन जाता है 10 लाख के आसपास, क्योंकि उन लोग एक्स्ट्रा कैश डालते जाते हैं। और वो 10 लाख पे यदि 30-40% का घाटा होता है, तो उनका जो भी मल्टी बैगर्स है सब निकल जाते हैं। सो बिकॉज ऑफ विच हम लोग देखते हैं कि इन अ फॉल लाइक दिस, रिटेल इन्वेस्टर्स नॉर्मली पैनिक कर जाते हैं। क्योंकि इवन फॉर एसआईपी का माने क्या है? आई मीन वन शुड बी इन्वेस्टिंग इन एसआईपी फॉर लॉन्ग टर्म। ये आपको शॉर्ट टर्म में मार्केट मूवमेंट देखना नहीं चाहिए, बिकॉज इट एक्चुअली एवरेजेस आउट। पर जनरली क्या होता है कि एसआईपी जिन्होंने लास्ट 2 महीने का एसआईपी डाला था, फॉर एग्जाम्पल से आई एम टॉकिंग अबाउट 10-15 डेज बैक, तो लास्ट 2 महीने के एसआईपी में उनको लॉस हो रहा था। आज जाके देख रहे हैं कि लास्ट मैंने 6-7 महीने का जो एसआईपी डाला है, वहां भी मुझे लॉस हो रहा है। तो व्हेन पीपल सी दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, उन लोग एसआईपी भी स्टॉप कर देते हैं। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग विच वी मे सी इन द नेक्स्ट 1 or 1.5 months, कि काफी लोग उन लोग का एसआईपी भी बंद कर रहे हैं। बिकॉज टुडे द सिचुएशन इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू 5-6 years बैक। 5-6 साल पहले यदि आपको एसआईपी बंद करना चाहिए था, देन यू हैव टू गो टू योर ब्रोकर, यू हैव टू गो टू योर म्यूचुअल फंड या बैंक। आज पूरा आपके मोबाइल फोन पे है। हम्म। सो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि लॉट ऑफ पीपल में स्विच ऑफ देयर एसआईपीज। Whereas in a situation like this, आपको एसआईपी बंद नहीं करना चाहिए। दिस इज द बेस्ट टाइम टू एवरेज आउट एट लोअर लेवल्स। पर द साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टर इज सच
कि मैं मुझे लॉस हो रहा है तो मैं दूर रहूंगा। ऐसा नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली। लंबे अवधि के लिए तो आपको एसआईपी, बल्कि जब बाजार गिरे अच्छा करेक्ट हो तो बढ़ानी चाहिए। लेकिन ना वो होता है ना, बुक्स में लिखा होता है पोर्टफोलियो एलोकेशन, डेट में इतना डाल दो गिरते हुए में और इक्विटी में इतना कर दो। वो नहीं होता सर, वो इतना आसान नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर्स के की हिम्मत नहीं पड़ती है अपने पोर्टफोलियो को नहीं इक्विटी टू नहीं डेट, नहीं डेट टू इक्विटी स्विच करने में। नहीं, देखिए बुक पे जो लिखा रहता है जो आप लोग पढ़ते हो वो अलग है। जो आपका साइकोलॉजी जो वर्क होता है इन द रियल सिचुएशन, वो काफी अलग रहता है। एंड दिस डिपेंड्स अ लॉट ऑन किस टाइप के आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, उसमें आपको कितना पता है आपके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके बैंक में कितना फंड्स, लिक्विड फंड्स खड़ा है। क्योंकि आपके पास लिक्विडिटी नहीं है, इट्स क्वाइट नेचुरल कि आप पैनिक करोगे। यदि आपके पास लिक्विडिटी है तो आपको लगेगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आपको। तो एक ही चीज है फिर तो, आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करो और पैसा अपने हाथ में जरूर रखो। चाहे बाजार टॉप भी मतलब ऑल टाइम हाई लेवल पे भी हो, चढ़ता जा रहा हो, तब भी नहीं सब कुछ नहीं डालना स्टॉक मार्केट पे। अपॉर्चुनिटी आती है, देखो आ गई ना इस बार। और इस बार पैसे की कितनी जरूरत है कि इस अपॉर्चुनिटी में पैसे जिसके पास है वही किंग है। सर ये ना हाल फिलहाल में क्वार्टर 2 नतीजों के ऊपर, कंपनियों की अर्निंग्स के ऊपर कुछ सवाल खड़े हो गए और ये एकदम से स्लो डाउन की बातें शुरू हो गई। ये कितना सीरियस है इस बार का क्वार्टर 2 रिजल्ट्स का स्लो डाउन, और क्या ये आपको अगली कुछ तिमाहियों तक कंटिन्यू होता देखता है, या फिर ये इस बार जो होना था वो हो गया? नहीं, देखिए Q2 के जो अर्निंग्स हैं, इनका एक प्रीव्यू आया था Q1 के अर्निंग्स से। Q1 के अर्निंग्स में भी काफी हम लोगों ने स्लो डाउन देखा था, और मैनेजमेंट कमेंट्री भी शायद उतना पॉजिटिव नहीं था। ऑल्दो दे वर होपफुल बट इट वाज नॉट टू पॉजिटिव। और आई थिंक उसका प्ले आउट क्लियरली हुआ है इन Q2। पर मुझे लगता है कि ये शायद कंटिन्यू करेगा 1 या 2 क्वार्टर, क्योंकि स्लो डाउन इज देयर टू स्टे फॉर अ वाइल। और जिस हिसाब से हम लोग ने एक्सपेक्ट किया किया था कि रूरल इकोनॉमी में भी बाउंस बैक आएगा, वो भी हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। और काफी लोग ये भी बात नहीं कर रहे हैं कि जो लॉसेस हुए हैं मार्केट में, F&O में काफी बड़े लॉसेस हुए हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के, उसका फंड्स भी कहाँ से आया है। तो उसका फंड्स भी, काफी फंड्स मुझे लगता है कि पर्सनल लोन्स और गोल्ड लोन से आए हैं। तो उस एरिया में भी शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकता है आगे जाके। और because of these sort of losses, that will have an effect even on consumption overall, especially tier 1 tier 2 cities में, क्योंकि जो भी मेजर ट्रेडर्स हैं मार्केट के, जो नए ट्रेडर्स आए हैं, दे आर मोस्टली फ्रॉम tier 1 tier 2 cities। हाँ, वैसे रेगुलेटर बोल तो रहा था कि ये सब कुछ बेच बाच के लोग लगा रहे हैं स्टॉक मार्केट पे, तो ये बहुत कंसर्निंग फैक्टर है। आरबीआई बोल रहा है कि ये अनसिक्योर्ड लोन्स की एकदम से लेंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, देखते हैं कितना। इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि क्योंकि देखिए जो भी ट्रेडर है जो इन्वेस्ट करता है, नॉर्मली पहला, आई मीन दे इन्वेस्ट देयर ओन मनी, एफडी तोड़ देते हैं, सेविंग्स अकाउंट में जो है तो, वो इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद वो जब खत्म होता है, देन दे पॉसिबली गो टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड फैमिली, कि बोरो करते हैं, बोलते हैं कि मैं रिटर्न कर दूंगा, एक एक मेरा अच्छा लग जाएगा तो पूरा पैसा वापस आ जाएगा। वो भी जब खत्म होता है, देन दे गो टू पर्सनल लोन्स। क्योंकि पर्सनल लोन्स, एज फार एज पर्सनल लोन्स आर कंसर्न, उनका तब तक ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर रहता है, तो इजीली उनको लोन्स भी मिल जाते हैं। एनबीएफसी के लिए भी अच्छा है, उनका भी बिजनेस बढ़ रहा है, तो उनके भी शेयर्स बढ़ रहे थे उस वक्त। हम्म। बट ऑल दीज इश्यूज विल नाउ कम टू फोर पॉसिबली इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। हमने शो की शुरुआत में सारी बातें इसलिए कर ली क्योंकि देखिए पहले तो कंसर्न्स बता दें आपको कि इक्विटी मार्केट पे होते हैं रिस्क फैक्टर। जब आप ब्रोकर का टर्मिनल खोलते हो ना, तो उसमें भी लिखा होता है कि 10 में से 9 जो ट्रेडर्स है वो नुकसान ही कोई करते हैं। कोई पढ़ता नहीं, वो सीधा ओके करके प्रेस कर ओके देता है। करके आगे बढ़ जाते हो, वो बात भी सही है। लेकिन ये कंसर्न्स बताने बहुत जरूरी हैं। इसके बाद बात करते हैं कि भैया अब बताओ, सब कुछ अब तैयारी हो गई, अब कौन से सेक्टर्स पे पैसा लगाना चाहिए। जो सब चाहते ही हैं कि हर बार ना आपको ये कुछ ऐसी चीजें पता लगे मार्केट में जो आपका पैसा बना दें। लेकिन जो पैसे पहला अटक गया, हो सकता है वो भी अच्छे स्टॉक्स में ही हो। आपको बस पेशेंस रखनी है और नियमित निवेश करना है। पर सर एक क्वार्टर 2 में अच्छे नतीजे कहाँ पर आए हैं अभी तक, जो भी आपने नतीजे ट्रैक किए हैं उसमें गुड सेट ऑफ रिजल्ट्स कौन सी कंपनियों के, कौन से सेक्टर्स के आए हैं? नहीं, सेक्टर्स देखिए, आई मीन इट्स बीन कंप्लीटली बीन मिक्स्ड ओवरऑल। हम्म। पर यदि चुनने के बोले तो जैसे इंडसइंड बैंक के खराब आ गए तो आईसीआईसीआई के अच्छे आ गए, ऐसा एक ही सेक्टर में अच्छे बुरे? so it's completely a mixed bag. हम्म। सेक्टर वाइज मैं बोलूँगा, आई थिंक आईटी इज वन स्पेस जहाँ पे मुझे थोड़े ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं। इवन लाइक Q1 के जो नंबर्स आए थे, दैट वाज आल्सो पॉइंटिंग टुवर्ड्स लाइक अ बेटर एनवायरनमेंट गोइंग अहेड।
तो मुझे लगता है कि ओवर द नेक्स्ट 2 और 3 क्वार्टर्स शायद आईटी परफॉर्म करेगा. So that's one sector. Specialty chemicals, which again has been my favorite for a while. वहाँ भी मुझे लग रहा है कि we can see like better revenues as well as better margins going ahead. Engineering sector, even defense. मैं बोलूँगा यदि और भी यहाँ से करेक्शन आता है, possibly another 20-25% more correction from here. From a long-term perspective, I think one can start cherry picking up वहाँ पे. क्योंकि with another 25-30% correction we would have seen a 50-60 correction from the top. तो from a longer term perspective वहां पे थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है. ये ना मैं सुन के खुद ही एकदम से हैरान रह गया था, क्योंकि मैं ही करता हूँ इंटरव्यूज आपके साथ हमेशा, और मेरे को पता है कि डिफेंस सेक्टर पे आप ही हो जिसने सबसे पहले बोला था कि प्लीज स्टे अवे। मैंने सब कुछ बेच दिया डिफेंस सेक्टर में, नहीं चढ़ पाएंगे। और इस बार सरप्राइज था, इस दिवाली के मौके पे आपने बोला कि डिफेंस पे चेरी पिकिंग की जा सकती है। Yes. नतीजे ठीक आने शुरू हो गए, स्टॉक्स बहुत ज्यादा करेक्ट हो गए हैं। ऐसा लगा कि अभी तो शुरुआत ही हुई है, ऐसा लग रहा था मार्केट में तो गिरा। नहीं देखिए, काफी करेक्ट कर चुका है, 30-40% करेक्ट कर चुका है. एंड आई एम सेइंग डोंट नॉट टू बाय राइट नाउ. मैं बोल रहा हूँ और एक 25-30% करेक्शन के बाद लेना चाहिए, विच मीन्स अबाउट 50% करेक्शन फ्रॉम द टॉप. इसी से ना, जब हम सेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो एक सवाल ये भी उठता है सर, ये जो म्यूचुअल फंड्स में थीमैटिक फंड्स और सेक्टोरल फंड्स होते हैं, हमने बहुत सारे ये न्यू फंड ऑफर्स आते देखे थे डिफेंस पे ही। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, डिफेंस कंपनियों की भी एनएफओज आए हैं म्यूचुअल फंड्स में, और वो तब आए हैं जब बिल्कुल ऑल टाइम हाई लेवल्स पे स्टॉक्स थे चाहिए. डिफेंस कंपनियों के। तो ये म्यूचुअल फंड्स को वैल्यूएशंस नहीं दिख रही होती क्या, या फिर ये एनएफओज ऐसे हाई टाइम पे क्यों आते हैं जब स्टॉक्स ऑल टाइम हाई लेवल्स पे होते देखिए, म्यूचुअल फंड्स आर एनीवे फंड मैनेजर्स, नो डाउट. वही उनका मेन काम है. पर एट द सेम टाइम दे आर एक्सट्रीमली गुड मार्केटिंग कंपनीज ऑल्सो. और जब भी एक सेक्टर अच्छा करता है, व्हेन देयर इज अ नेचुरल बाइंग इन दैट सेक्टर, वो लोग उस सेक्टर का सेक्टोरल फंड लेके आते हैं सो दैट इट इज इजीली सोल्ड. तो वहां पे टू गार्नर फंड्स इट्स मच मच इजियर देन एनी अदर एनएफओ. और यदि आप हिस्ट्री देखें, लास्ट 15-20 साल का हिस्ट्री देखें, जब भी कोई सेक्टर स्पेसिफिक फंड आता है, तो हम एटलीस्ट 3 और 4 म्यूचुअल फंड, मैं एक एक म्यूचुअल फंड नहीं बोलूंगा, जब व्हेन दिस थीम रियली कैचेस अप, तो 3-4 म्यूचुअल फंड सेम थीम लेके आते हैं. देन दैट इज मोर लेस द टॉप ऑफ द, आई मीन टॉप ऑफ दैट सेक्टर, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग. परमानेंटली तो नहीं बोलूंगा, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग दैट इज द टॉप ऑफ द सेक्टर. मतलब जब सबसे आसान है पैसा, जब सबसे आसान है अपनी चीज को बेचना या, बाजार में और लोगों से पैसा जुटाना, तो तब एनएफओ लेके आ जाओ एब्सोल्युटली. उस थीम। तो ये तो फिर आईपीओस के बारे में बोला जा सकता है। रिकॉर्ड जब मार्केट मार रहा था लगातार, तो इतनी कंपनियों के आईपीओस आए हैं, बड़ी छोटी सब कंपनियां आईपीओ लेकर तैयारी करके बैठे थे कि हम तो अपने स्टॉक्स बेचेंगे, आईपीओ में पैसा जुटाएंगे। तो ये एब्सोल्युटली. आईपीओ मार्केट हेल्दी आईपीओ मार्केट है, बहुत आसानी से पैसा जुटाया। और सब्सक्रिप्शन तो ऐसे रिकॉर्ड तोड़ सब्सक्रिप्शन आया ना, जैसे इंडियन मार्केट बस वेट ही कर रही थी क्योंकि कंपनी आए नहीं और हम पैसा डाल दें। तो अभी एब्सोल्युटली. आईपीओ मार्केट आपको कैसी लगती है, इंडियन आईपीओ मार्केट? हाँ देखिए, आईपीओ मार्केट टिल नाउ हैज डन वेरी वेल, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट काफी अच्छा कर रहा था. पर अभी टाइम आ गया है कि वेयर पीपल दोज हैव अप्लाइड फॉर आईपीओ, जिनको अलॉटमेंट मिला है उनको लॉसेस हो रहे हैं. तो हुंडई का जो आईपीओ आया है, वहाँ वहाँ लॉसेस हुए. उसके बाद एक दो जो लाइक मिड साइज आईपीओ आए हैं, वहाँ भी थोड़े बहुत लॉसेस हुए हैं. तो इफ दिस कंटिन्यूज एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2-3 वीक्स, हम लोग देखेंगे कि जो आईपीओ मार्केट में जो इंटरेस्ट था वो कम हो जाएगा. क्योंकि ज्यादातर लोग आईपीओ मार्केट में लगाते हैं नॉट फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बट फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव. कि लगा, आपको 50% मिला, 100% मिला, निकल जाते हो आप. वो अभी पॉसिबल नहीं है. एंड आई मीन, सी, इवन इफ इट, आई मीन लिस्ट एट 15-20% गेन्स, वो भी ठीक है. पर यदि लॉस होता है, देन पीपल स्टॉप अप्लाई फॉर आईपीओस, और वो शायद अभी हो जाएगा. एक तो ये वारी एनर्जीज का आया आईपीओ, और उसके बाद जिन जिन को मिला उनको तो बहुत तगड़ा एकदम से मुनाफा हो गया ना। वो तो काफी अच्छा मुनाफा हुआ, पर जो एक्सपेक्टेड मुनाफा था वो नियरली 85-90% का मुनाफा एक्सपेक्टेड था. हम्म। इतना अच्छा लिस्टिंग नहीं हुआ, फिर भी आई थिंक इट्स अ डिसेंट लिस्टिंग. पर उसके साथ दूसरा छोटा आईपीओ आया था, दीपक बिल्डर. शायद लोगों को ज्यादा पता नहीं है, बट दैट वाज द मेन बोर्ड आईपीओ. वो भी सब्सक्राइब हुआ 35-40 टाइम्स, और लिस्ट हुआ है करीब आई थिंक 15-18% लोअर. वो तो रकम भी छोटी जुटाई थी उसने तो, मेरे ख्याल से 200-300 करोड़ रुपए के तो आसपास। 200 करोड़ की आईपीओ थी.
बट स्टिल, आई मीन दोज अप्लाइड फॉर द आईपीओ, उनके लिए तो लॉस है ना। राइट। तो तेज बाजार में सब कुछ बहुत बेहतर लगता है। जब बाजार में करेक्शन आती है तो वो सही अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो बस उसी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश रहती है हमारी हमेशा। वैसे हम जो इतनी बातें कर रहे हैं ना, दिवाली से पहले एक मूव ऊपर की साइड का आना शुरू हो गया। उम्मीद करते हैं कि यहीं से ही ऊपर आना शुरू हो जाए बाजार। लेकिन सर, इस दिवाली के शुभ मौके पर लोग जब पोर्टफोलियोज, अगर किसी को नया बनाना हो, तो कौन से स्टॉक्स को सिस्टमैटिकली अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं? अगर आप अपनी टॉप चार पांच प्रायोरिटीज बता सको कि स्टॉक मार्केट में हाँ ये ठीक है, फेयर वैल्यू इनकी ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, इन स्टॉक्स में वैसा लगा सकते हाँ देखिए, एक जो स्टॉक मैं बोलूंगा वो है इन फ्रॉम द इंफ्रा स्पेस, जे कुमार इंफ्रा, which is again a 45-year-old infra company है. I think those staying in Maharashtra, NCR, Gujarat, I think they would have easily seen इनका जो board है across all the major infra projects. की प्लेयर है मेट्रो एलिवेटेड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में, मुंबई मेट्रो, दिल्ली मेट्रो में काम किया इन्होंने. ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छा है, करीब 20,000 करोड़ प्लस का ऑर्डर बुक है, और 7,000 करोड़ का ऑर्डर इस साल शायद ऐड होंगे. तो यहाँ पे जो मेरा टारगेट प्राइस बनता है करीब 975 का बनता है. So I mean the other one is in the metal space. I mean I'm suggesting Hindustan Zinc. In fact, Q2 के जो earnings थे काफी बेहतर थे estimates से, and they are also going for expansion. So यहाँ पे भी जो मेरा टारगेट प्राइस बनता है करीब 650 का बनता है यहाँ पे. हैं। ओके, तो ये दो स्टॉक्स हैं जहां पर मैं तो थोड़ी ज्यादा उम्मीद कर रहा था। मेरे को लगा था कि सूची बहुत बड़ी होगी दिवाली के मौके पे, लेकिन नहीं, आपने दो स्टॉक्स बताए। क्योंकि यहाँ यहाँ से और भी गिरता है तो और भी स्टॉक्स आ जाएंगे. राइट ऑन। लेकिन सर, ऐसे बाजार में क्या नहीं करना चाहिए निवेशकों को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो ये बात कर रहे हैं कि ये पैसा यहाँ पर डाल दो, इस सेक्टर में अच्छा देखने को मिल रहा है, स्टॉक्स भी बताए, लेकिन क्या चीज नहीं करनी चाहिए, किन कंपनियों से दूर रहना चाहिए इस करेक्शन में? नहीं देखिए, इस करेक्शन में इतना याद रखिएगा कि जस्ट बिकॉज कोई स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है और वो स्टॉक 50% गिरा है इसीलिए लेना चाहिए, दैट इज समथिंग विच वन शुड नॉट डू. आप परसेंटेज फॉल मत देख के मत लीजिएगा, आप स्टडी कर लीजिएगा. क्योंकि कोई भी एक स्टॉक आपने 100 रुपया में लिया हो और आज 60 का भाव या 50 का भाव है, ये 50 के भाव में भी लेने लायक है कि नहीं वो चेक कर लीजिए. यदि लेने लायक नहीं है तो आपने जो 100 रुपया में लिया है वो भी इस भाव में बेच दीजिएगा. पर यदि लेने लायक है तो श्योरली गो हेड एंड बाय. ओके। सर, जाते जाते ना, सबसे बड़े जो ट्रिगर्स पैन आउट होते हुए नजर आ रहे हैं उस पे, अगला जो बड़ा ट्रिगर आएगा वो यूएस से आएगा। एंड दैट एब्सोल्युटली. विल बी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो नवंबर में होने हैं। उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आप ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स पे देखते हो, या फिर इंडियन मार्केट्स, इमर्जिंग मार्केट्स को पहले ही डिस्काउंट कर चुके हैं? अमेरिकन मार्केट्स में, अमेरिकन मार्केट तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड ही मारी जा रहे हैं अभी तक, खुशी के मारे। हाँ. पता नहीं क्या चीज फैक्टर कर रहे हैं, ट्रम्प की जीत को फैक्टर कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। लेकिन इमर्जिंग मार्केट्स शेक आउट हुए हैं, स्पेशली इंडियन मार्केट्स। तो ये क्या अभी और इसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट आ सकता है? नहीं, उसके वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा. पर हम लोग ये भी देखते हैं कि जहाँ भी इलेक्शंस हो, इंडियन इलेक्शंस हो या यूएस इलेक्शंस हो, उनका इम्पैक्ट मार्केट पे इज देयर ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम. 1 या 2 हफ्ते का इम्पैक्ट रहता है एंड देन यू आर बैक टू नॉर्मल. तो श्योरली इम्पैक्ट तो रहेगा, बिकॉज राइट नाउ जो हम लोग देख रहे हैं बोथ द कैंडिडेट्स आर रनिंग नेक एंड नेक. तो यदि ट्रम्प साहब आते हैं देन पॉसिबली इंडियन मार्केट शुड लाइक रिजॉइस टू अ सर्टेन एक्सटेंट. तो शायद उसका पॉजिटिव इफेक्ट आ सकता है. बट देन ओवरऑल जो मैं बोल रहा था कि ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स मुझे डाउनसाइड ही लग रहा है. सो दैट अपसाइड कुड बी यूटिलाइज्ड बाय पीपल टू पॉसिबल बुक प्रॉफिट्स. लास्टली, क्या आपको लगता है कि आरबीआई अब अगली पॉलिसी में कुछ रेट कटौती करेगा? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी तक तो सिनेरियो बिल्कुल अलग था, क्वार्टर टू रिजल्ट से पहले तक का। और आरबीआई पॉलिसी भी क्वार्टर टू रिजल्ट से पहले ही आई थी। पर अभी दिख रहा है कि मार्जिन प्रेशर्स हैं कंपनीज में, डिमांड आउटलुक को लेकर कंसर्न है। तो क्या ऐसी स्थिति में इंटरेस्ट रेट कट की कुछ संभावना बनती है इंडिया में? ना, संभावना तो बनती है, बट जिस आपका मूड है आपने गवर्नर साहब का, शायद 24 में शायद नहीं हो. आई एम एक्सपेक्टिंग सम कट इन कैलेंडर ईयर 25, एटलीस्ट द बिगनिंग ऑफ 25. शायद इस साल नहीं हो. सर, जाते जाते कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात कर दें, कि इस दिवाली पे, दिवाली से पहले झटका तो लग गया, लेकिन क्या कुछ आतिशबाजियां देखने को मिलेंगी दिवाली के बाद? अगला साल जो होगा उसमें क्या आपको अर्निंग्स में ग्रोथ नजर आती है? अगर मैं नेक्स्ट दिवाली तक की बात करूं तो क्या इक्विटी मार्केट, इक्विटी ने एज एन एसेट क्लास आपको आउट परफॉर्म करता नजर आता है? एब्सोल्युटली.
पर मैं बोलूँगा कि ओवर द नेक्स्ट 3 और 4 मंथ्स आपको शायद काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे नीचे के लेवल पे लेने के लिए। यूटिलाइज दैट अपॉर्चुनिटी। यदि आप वो अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज करते हो तो नेक्स्ट दिवाली तक शायद आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छे गेन्स रहेंगे। राइट अमरीश सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।